नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज बात जम्मू कश्मीर की, जिसकी गर्दन में 2019 से पहले तक अनुच्छेद 370 कांटे की तरह फंसा हुआ था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि अनुच्छेद 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, और बीजेपी की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसे घिस डाला, या यूं कहें कि इसका खात्मा कर डाला। संविधान के पन्ने में जोंक की तरह चिपके अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए निकालकर फेंक दिया। लेकिन अब इसी अनुच्छेद की चर्चा जम्मू कश्मीर में फिर से जोर शोर से होने लगी। मामला यह है कि चुनाव आ गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वादे के कारण से केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लपेटे में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने चुपते हुए सवालों की 10 लिस्ट जारी कर दी और सीधे सीधे कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछा। अमित शाह के सवाल के बाद बीजेपी ने सवालों का ऐसा अंबार लगाया कि कांग्रेस जवाब देने की जगह बीजेपी से ही सवाल पूछने लगी। कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के संगी साथी भी बीजेपी को आईना दिखाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या 370 की बहाली संभव है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक काठ की हांडी है जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिर से चढ़ाया है? क्या इसे कांग्रेस को और कांग्रेस की मौन सहमति मान लिया जाए? क्या आने वाले दिनों में इस मुद्दे का असर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? तो आज इन्हीं सवालों की हम पड़ताल करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? महीना वो भी अगस्त था, महीना ये भी अगस्त है। वो साल था 2019 का, जब जम्मू कश्मीर के कलंक को धो दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए हमेशा हमेशा के लिए 370 को जम्मू कश्मीर से मिटा दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें में लेकर यहां पर उपस्थित हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बरसों तक बहस चली। आखिरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। यानी जो चैप्टर क्लोज हो गया था, उसके पन्ने एक बार फिर पलट दिए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 का चिन्ह एक बार फिर निकाला है। कश्मीर के तापमान को बढ़ाने की फिर कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन सियासत ने फुल स्पीड तब पकड़ी जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का धागा बांधा, तो सबसे पहला और प्रामाणिक सवाल गृह मंत्री अमित शाह ने ही उठाए। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 351 को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए एनसी के निर्णय का समर्थन करती है? क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। इसके बाद तो बीजेपी के हमले कांग्रेस पर तेज हो गए। क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नौजवानों से बात करने के बजाय वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग जो
पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की बात करते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर कांग्रेस पार्टी को अलगाववाद को बढ़ावा देने का, समर्थन करने का इरादा है? श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आगे बढ़ने का तब फैसला लिया जब चंद रोज पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कश्मीर गए थे। लेकिन राहुल गांधी ने 370 पर बोलने की जगह बीजेपी पर निशाना जरूर साधा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी ने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसकी घोषणा पत्र पर कुछ क्यों नहीं बोलती? 99% टेररिज्म के संबंधित कैदी जेल के अंदर है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जिससे आप गठबंधन करके इलेक्शन में चुनाव में लड़ने वाले हैं, जो टेररिस्ट से संबंधित जो लोग जेल के अंदर है, उनका रिलीज करने वाले पार्टी के साथ कैसा गठबंधन करेंगे, राहुल गांधी जी बताना चाहिए। बीजेपी के सारे सवालों का जवाब विपक्ष भी सवालों के साथ दे रही है। मैंने तो नहीं, 400 पार का नारा बीजेपी का था, फिर 370 की बात की, गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। जम्मू कश्मीर की इस लड़ाई में जिन्होंने 370 के खात्मे के पक्ष में आवाज बुलंद की थी, आज उनके सुर बदले हुए हैं। गृह मंत्री जी स्मृति दोष का शिकार हो गए हैं, उनकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो अटल जी की सरकार में रही है। अमित शाह भूल गए? ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके नेता उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे। तो क्या कहना चाहते हैं कि अटल जी पाकिस्तान समर्थकों को अपने साथ रख रहे थे? दरअसल ये लड़ाई सियासी हो गई है, जिसमें एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनके साथ अलायंस रहा, जब तक अटल जी प्रधानमंत्री रहे तब तक अलायंस रहा, और पीडीपी के साथ भी अलायंस रहा। तो जब वो करे अलायंस तो सही है, तब राष्ट्रवादी बात करते हैं कि तो ये राष्ट्र के हित में है, और जब हम करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। अरे साहब, पॉलिटिकल लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज है कि हीलिंग टच देना, चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, वो हीलिंग टच की पॉलिटिक्स होगी। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अपने मैनिफेस्टो में बता देंगे आपको। इंतजार करिए ना, क्या बात कर रहे हैं साहब। और आप तो वो थे, 370 के बाद कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल। अपने सांसदों तक को जाने नहीं दिया। यूरोप का एक स्पॉन्सर्ड टूर करवाया आपने, और आज जम्मू संभाग में हमारे जवानों की शहादत हो रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में डल लेक का पानी काफी बह चुका है। वहां के हालात बदल गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीट पर वोट पड़ेंगे।
25 सितंबर को दूसरे चरण में 26 सीट पर वोट डाले जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यानी 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में 3 फेज में लोकतंत्र के त्योहार का जश्न दिखेगा। 4 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 370 की बहाली पर बवाल मच गया है। बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो में हमेशा से ही 370 के खात्मे का जिक्र रहा था। केंद्र की सत्ता में जब वो दूसरी बार आई तो उसने अपने इस वादे को पूरा भी कर दिया। अब तीसरी बार बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई है तो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि इस मुद्दे से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा और बीजेपी को कितना, क्योंकि विधानसभा के चुनाव सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहे हैं, हरियाणा में भी इसी दौरान चुनाव होने वाले हैं और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के भी चुनाव हैं। यानी राजनीतिक दलों के लिए सियासत का पूरा आसमान खुला है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी, आज तक। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अजय आलोक, अखिलेश प्रताप सिंह जी, जीशान जावेद राणा जी, तौसीफ शाह जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ चुके हैं। आप चारों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक से कर रहा हूं और आप चारों से निवेदन है कि 2-2 मिनट आपको दे रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये टाइमर लगाकर तो 2 मिनट हो जाएंगे तो आपको इशारा कर दूंगा, कोई किसी को रोके टोके ना, अपनी अपनी बात करे और इन 2-2 मिनट के बाद फिर आगे समय ही समय आपके पास। डॉक्टर आलोक, क्यों जब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया तभी आपको लगा कि अरे ये तो झंडा अलग है, तभी आपको लगा कि अरे ये तो देशद्रोही हैं? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले से एजेंडे में था तो उनके खिलाफ ही क्यों नहीं? कांग्रेस से क्या बीजेपी को अब डर लगने लगा है? डॉक्टर आलोक, आपका टाइम शुरू हो रहा है सर। सईद जी, ऐसी बात नहीं है जी। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात है, ये घाटी में सिमटा हुआ क्षेत्रीय, बहुत छोटा क्षेत्रीय दल है जिसकी सोच ज्यादा नहीं है। ये धर्म और उन्माद की राजनीति करने वाले दल हैं जिनका दायरा एक लिमिटेड एरिया में है। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी जब ऐसे दल के साथ गठबंधन करती है तो इसका व्यापक असर पूरे हिंदुस्तान पे पड़ता है। मत भूलिए कि कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है, 99 पे ही है, लेकिन कांग्रेस को 21% वोट आए हैं इस देश में। 21% वोट आने का मतलब है कि कांग्रेस का प्रभाव जनमानस में है। तो उस जनमानस के दिमाग में अगर ये जाएगा कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या दोबारा से, जबकि 70 वर्षों के बाद 2019 में 5 अगस्त को ये हमने हटाया था। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान किया था जी। और आज उस क्षेत्रीय दल के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो खुलेआम कहता है कि अलग झंडा भी रखेंगे, अलग संविधान होगा, 370 बहाल करेंगे, 35 बहाल करेंगे, एलओसी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू करेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज, पहाड़ी, बकरवाल, गुजर, इन लोग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। ये लोग अपनी सम्मान से वंचित थे। आज जो उनको मिला है, आज नगर पालिका में इनकी नगर पालिका के चुनाव हो गए, स्थानीय निकायों के चुनाव हो गए, इनके रिप्रेजेंटेटिव चुन चुन के आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व मतदान हुआ, आप देखिए, रजौरी में 59% मतदान हुआ। इन सब तमाम प्रयासों को एक महज सत्ता के लिए और वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए आपने सर्वनाश कर दिया और आप अपने आप को देश की राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। तो अगर इस विषय पे हम फोकस नहीं दिलाएंगे देश की जनता का, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इस पार्टी की मानसिकता कितनी जहरीली है कि सत्ता के लिए किसी भी क्षण किसी भी हद तक पतन हो सकता है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, मानते हैं। हमें जो लोग कह रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के चले भी थे, लेकिन जब देख लिया कि ये सुधरने वाले नहीं, हमने सरकार गिरा दी। हम विपक्ष में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन देश के मूल्यों पर किसी से समझौता नहीं हो सकता है। और आज भी हम कह रहे हैं कि हम चुनाव में अकेले जा रहे हैं, चुनाव के बाद जो भी परिदृश्य होगा, लेकिन अलग झंडा, अलग संविधान, 370 हम सोच भी नहीं सकते, हम किसी हालत में होने नहीं देंगे, ये तय। अरे वाह, समाप्त कर दिया आपने। हमें लगा तो आप थोड़ा टाइम और मांगेंगे। बहुत धन्यवाद। ठीक पूरे 2 मिनट में आपने ये समाप्त किया है। अखिलेश जी, मैं समय बचता है तो पैसा बचता है। नहीं, समय बहुत है सर, हम चाह रहे थे 2-2 मिनट सबको मिल जाए, उसके बाद फिर से आएंगे। खैर, बहुत धन्यवाद, सिर्फ 2 मिनट में आपने खत्म किया। अखिलेश जी, देखिए, डॉक्टर अजय आलोक ने आपको एक बात पर तो खुश कर दिया कि 22% आपका वोट हो चुका है, जो बड़ी बात है, इस पे तो आप खुश होंगे ही होंगे सर।
लेकिन क्या कोई कॉमन एजेंडा है, मिनिमम प्रोग्राम आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है? और क्या आपको लगता है कि अब 370 पर और अलग झंडे पर आप बैकफुट पर हैं? आपको अमित शाह को भले ही आप जवाब ना दें, बीजेपी को जवाब ना दें, लेकिन देश को जवाब देना मुश्किल पड़ सकता है। सर, आपका टाइम शुरू होता है। देखिए सईद भाई, सर ये तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी तो चुनाव कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि वहां पे इसके सूपड़े साफ होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में चद्दर बिछा करके 3 लोकसभा के सीटों तक को इनके कैंडिडेट नहीं मिले, ये पता है। इनके एक सांसद जो हमारे लद्दाख से आते हैं, बीजेपी के थे, इन्होंने इनकी पार्टी से ही टिकट लेने और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इनको वहां के हालात का पता है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन्हें अभी से झूठ भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये हमारे अलायंस की बात कर रहे हैं, बात चल रही है। इन्होंने पीडीपी से अलायंस किया था, सरकार बनाई थी, मोदी जी बगल में कुर्सी पे बैठे थे, वहां पे 2 झंडे 2 निशान लगाए थे। उनके नेतृत्व में मोदी जी बैठ के पीडीपी के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पाकिस्तान को और आतंकवादियों को धन्यवाद दे रहे थे, पीसफुल चुनाव कराने का सेना का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे थे। और जो पीडीपी के साथ 15 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसमें 7वां नंबर का था कि AFSP हटाया जाएगा, 8वां पे था कि 370 से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और स्टेटस बना रहेगा। ये बीजेपी के एजेंडे हैं। हुर्रियत से बात होगी और जो स्टेक होल्डर है, मतलब पाकिस्तान, उनसे भी वार्तालाप होगी। जो भी लोगों को जमीनें लाट में वापस ले जाएंगी, शरणार्थियों का जो पाकिस्तान से है उनको एक मुफ्त व्यवस्था होगी। सैनिकों पे FIR बीजेपी ने लिखाई अपने गठबंधन के सरकार में। पत्थरबाजों को बोलते थे, राजनाथ सिंह ने स्वयं बोला था कि बच्चे गलतियां हो जाती हैं। पत्थरबाजों से मुकदमे वापस, सैनिकों पे मुकदमे लिखा दिए गए। इनकी सीएम बोलती थी कि ये जो है झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक बात और ये बता दें कि चुनाव के बाद यही ऐलान कर दें, इनमें यदि साहस है, कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे। यदि पीडीपी और एनसीपी, ये एनसी से इतना इनको परहेज है, दोनों के साथ ये सरकार चला चुके हैं, यही ऐलान करके बता दें कि अब बीजेपी कभी चुनाव के बाद या चुनाव के पहले इनसे अलायंस नहीं करेगी। बता दें। आप 2 मिनट कह रहा हूं, इसलिए मैं चुप हो जा रहा हूं। हाँ, 25 सेकंड फिर भी ऊपर लिया आपने, कोई बात नहीं, ठीक है सर। हमारे साथ जीशान जी भी यहां पर जुड़ चुके हैं, लेकिन तौसीफ शाह जी, तौसीफ जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जम्मू कश्मीर में आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में आपकी नेता महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई, और दूसरा ये कि क्या अब बीजेपी बचती है तो कोई इस तरह की संभावना बनती है जिसमें बीजेपी और आप साथ आ सकें, तो गठबंधन होगा, अलायंस होगा, आप लोग आ पाएंगे? आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, शाह साहब। ओह, आई एम सॉरी, ये इस पर म्यूट पे चला गया था जी। आपको समझना पड़ेगा कि जो लास्ट टाइम हमारा इनके साथ जो गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ, दैट वी डिड आवर, जो भी हमने इनके साथ जैसे गठबंधन हुआ था, वो बीजेपी के साथ नहीं हुआ था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हुआ था। वो जो सेंटर में जो सत्ता में जो पार्टी आई थी वो उनके साथ हुआ था, चाहे वहां पर कांग्रेस होती, चाहे वहां पर बीजेपी होती, या वहां पर कोई और पार्टी होती, या वहां मिलीजुली सरकार होती। दूसरा, डायरेक्टली बीजेपी के साथ बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है हमारे गठबंधन करने का। जैसे हमारी पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा ने आज ही बोला कि जो इससे पहले गठबंधन हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ था, न कि बीजेपी की पार्टी के साथ, वो पार्टी जो जीत कर आई थी। मगर ये टाइम पर देयर इज नो चांस, वो सिर्फ हमने गठबंधन किया था 370 की सेफ्टी के लिए। और वो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने बताया, मिस्टर अखिलेश जी ने जो बताया अभी, कि जैसे इनके 7वें या 8वें नंबर पर लिखा था कि 370 को छेड़ा नहीं जाएगा, तो वो मेन गठबंधन उसी चीज के लिए था। चिनाची
जो इन्होंने उस समय हमारे साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था वो इन्होंने एडहर नहीं किया, उसकी इज्जत नहीं रखी इन्होंने। तो शायद ये कह सकते हैं कि इनको उस समय पावर में आने की बहुत ज्यादा लालच थी या बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं आई एम वेरी सॉरी लालच का वर्ड यूज करने के लिए, शायद बहुत ज्यादा जरूरत थी इनको पावर में आने के लिए उस समय। तो वो इन्होंने तब उन सभी पॉइंट्स पर हामी भरी थी। अब हमारा जो मेन एजेंडा है दैट इज द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। So there is no way to get in touch with BJP to form the government in any kind of coalition. We'll prefer कि अगर हमको coalition की जरूरत पड़ी, we'll prefer to have the assembly, to go for the new elections, but we won't go with it. ठीक है सर। शाह साहब दो मिनट आपके हो गए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने गठबंधन किया था, इसका क्या मतलब है? नॉट विद बीजेपी, लफ्ज जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि आप बीजेपी, आप जो अपने आप पार्टी को सत्ता में आई, आप अपने आप को क्या मानते हैं? We are Indians, don't try to mickle it out. बस Don't try to mickle it out. नहीं ठीक है, खत्म कीजिए सर। मुझे शक हुआ था नहीं, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया सर, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं जीशान साहब दोबारा आता हूं शाह साहब आपके पास, अगले राउंड में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर कर दिया। जीशान साहब, क्या कांग्रेस और आप में कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या 370 को लेकर आपका स्टैंड क्या है? और क्या कोई आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कांग्रेस के साथ या नहीं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूं कि हम इंडिया अलायंस के एक मेंबर हैं, और जो अलायंस जिसका गठन पिछले साल हुआ, और आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया अलायंस के साथ हमने मिलके चुनाव लड़ा, और कश्मीर में 3 सीटों पे इंडिया अलायंस में होने की वजह से कांग्रेस ने हमारा वहां समर्थन किया, जम्मू में कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया, और इसी अलायंस को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये और हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में भी हम जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सभी 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी जब भी चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ा, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस दमखम रखती है अपने ही दम पे इलेक्शन लड़ने का। मगर जो हालात बने जम्मू कश्मीर में पिछले 5-6 साल में, और खासकर 10 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुए, हमें ये लगा कि इस वक्त जो माहौल बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो खास के जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद, और इसे देखते हुए लीडरशिप का ये फैसला है, और यहाँ की अवाम की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए ये फैसला लिया गया है। और इंशाल्लाह ताला देखते हैं, अभी हम कोई सीक्रेट डील नहीं है, सब कुछ ओपन है। अब चुनाव में हम जाएंगे, मिलके लड़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार बनेगी। ठीक है जीशान जी, अगर कोई सीक्रेट डील नहीं है तो 370 कैसे वापस ले आएंगे? ब्रिज स्टोर कैसे कर देंगे आप उसे, कांग्रेस के बिना या कांग्रेस के साथ भी? देखिए, 370 का जो मामला है वो, उसके लिए हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने और हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि जब भी असेंबली यहाँ पे वजूद में आती है, और सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पास होगा वो यहाँ की असेंबली जब वो पास करेगी, वो 370 के लिए, उसके रेस्टोरेशन के लिए पास करेगी। शाह साहब एक मिनट, वो उसके लिए अब देखिए, वो एक लंबी बहस का हिस्सा है, विषय है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर ये हमारा यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल ठीक है, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम 370 को वापिस लाएं, और हमारा जो बिल्कुल एक चीज और बता दीजिए, ये अलग झंडे वाली क्या बात? अलग झंडे वाली बात तो ये तो वादा हमारे देश, हमारी रियासत के साथ 1947 में हुआ था। वो तो खत्म हो गया ना, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का मिलन हुआ था। 370 के साथ खत्म नहीं हुआ वो। हमें वादा किया गया था कि हमारा एक अपना आइन होगा, हमारा एक अपना झंडा होगा, और 3 ही ऐसे फॉरेन अफेयर्स, आर्मी जो है, आर्मी का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, फॉरेन अफेयर्स जो है इंडिया के पास होगा, करेंसी इंडिया के पास होगी, बाकी जो भी लॉज होंगे, बाकी जो भी चीजें होंगी वो जम्मू कश्मीर के हाथ में होगी। ठीक है, आप पुरानी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास आना चाहता हूं।
प्रोफेसर रागी, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने तो 10 साल पहले कश्मीर को पढ़ाना भी शुरू किया, एक कोर्स भी वहां पर शुरू किया। अब आपको लगता है कि 370 हटने के बाद ये जो चुनाव हो रहे हैं, और हम ये कहें कि 2014 के बाद ये जो पहले चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव किस तरह से अलग होंगे, और इस बार चुनाव के बाद कश्मीर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके देश के नागरिकों के लिए और आपके जितने दर्शक हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था वो कश्मीर के लिए कोई अलग नहीं था। बाकी जितने देशी रियासतों का जो विलयन हुआ था और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो कश्मीर के लिए भी साइन हुआ था, उससे अलग नहीं था। लेकिन ये जो बातें कही जाती है कि हमारे लिए अलग दिया गया था, आइन के लिए अलग दिया था, ये फालतू की बातें हैं। ये देश की जनता को पहले जान लेना चाहिए, वो बाद के हिस्से में आता है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देश को, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और एनसी के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को डरने की आवश्यकता नहीं है, देश को डरने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि जम्मू में जो टेररिज्म का पूरा जो सिलसिला चला था, वो सबसे बड़ा वो 87-88 का जो इलेक्शन था विधानसभा का, उस समय 30% जो है वो रिगिंग हुआ था इलेक्शन। कहा जाता है कि इसे 30% जो है वो एक ढंग से टेक्निकल ग्राउंड पर उनके नॉमिनेशन ही फाइल जो है वो खत्म कर दिए गए थे, और कांग्रेस पार्टी और वहां वो जीतने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी वो जीत करके आई थी। नतीजा यह था कि जो लोग इलेक्शन प्रोसेस में शामिल थे वो भाग करके पाकिस्तान गए और बंदूक लेकर के आए और घाटी में दहशत फैलाने का काम किया। तीसरी बात, 370 आर्टिकल 35 ए का विरोध किसने किया था? पाकिस्तान ने विरोध किया था, चीन ने विरोध किया था, जिसने रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें थी वो सारे लोगों ने विरोध किया था। झंडा के पक्ष में वही रेडिकल ताकतें थी। और मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं तत्वों के साथ खड़ी है। क्या कांग्रेस पार्टी ये देश को संदेश देना चाहती है कि जिन मुद्दों पर चाइना, पाकिस्तान और बाकी ताकतों ने विरोध किया था, हम उन्हीं ताकतों के साथ जाकर के आज खड़े होंगे? यही पीडीपी कहती थी कि यदि 370 खत्म हुआ तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में भारत का कोई झंडा नहीं उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। और कौन सी ऐसी बातें थी जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने नहीं किया? आपको ध्यान में होगा कि 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन और यूरोप के और अमेरिका के ताकतों के साथ हॉबनॉबिंग कर करके और उसकी ऑटोनॉमी की बात करना चाहते थे, स्वतंत्र देश के बारे में दिमाग में उनकी बात आई थी। नतीजा यह था कि जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में लगता था कि एक पारिवारिक गलबाहियां हैं, उसी नेहरू को इनको गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ा। और जिसको उन्होंने इनफैक्ट 60 के बाद में, मिड 60 तक उनको छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो लगभग हाउस अरेस्ट ही रहे। 1971 के बाद जब बांग्लादेश पर हमारी विजय होती है, तब जाकर के शेख अब्दुल्ला को लगा कि अब पाकिस्तान और बाहरी ताकतें जो है हस्तक्षेप करके कश्मीर को आजाद नहीं करा पाएंगी, तब जाकर के वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आने की बात उन्होंने शुरू की है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चरित्र को बारे में सबको लोगों को जान लेना चाहिए कि इनके जो शेख अब्दुल्ला थे वो भी सॉफ्ट टेररिज्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया सर क्योंकि आपकी उपस्थिति यहां पर जरूरी भी थी और आप कश्मीर को पढ़ाते भी हैं बच्चों को। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर आलोक, अब जब 370 लागू खत्म हो चुकी है और अब वो पुरानी बातें पुरानी हो गई जो जीशान जी अभी कह रहे थे, जीशान जी आ रहे हैं अभी आपके पास, तो अब अगर मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 तो मान लेते हैं, चलिए हो सकता है वो संभव नहीं है केंद्र के बिना, और केंद्र में आपकी सरकार है, दूर दूर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां तक पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन जब दूसरे झंडे की बात आती है तो कांग्रेस के साथ आने पर ही आप कांग्रेस पे प्रश्न क्यों उठाते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं होती? क्या यह दोहरा रवैया नहीं है डॉक्टर आलोक? बिल्कुल दोहरा रवैया नहीं है सईद जी। अभी आपके सामने इतने लोगों ने अपने अपने विचार रखे, मैं 2-3 आपको शब्द याद दिलाता हूं। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं हमारी हुकूमत जब यहां आएगी, हुकूमत, लोकतंत्र में हुकूमत जब आएगी हमारे यहां, इनके खड़गे कहते हैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कि कश्मीर पे कब्जा हो जाएगा तो हम पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। ये भाषा पाकिस्तान की होती थी।
1965 की जंग में, 71 की जंग में भी, कारगिल की जंग में कि कश्मीर पे कब्जा होगा तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। बोलते बोलते अभी आपके सामने अखिलेश जी कह गए स्टेक होल्डर, जो कि पाकिस्तान भी है। हम तो पाकिस्तान को स्टेक होल्डर नहीं मानते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पीओके कभी भी पाकिस्तान से नहीं ले सकते हो, ये उसका है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पीओके पाकिस्तान का है। हम नहीं मानते हैं। उमर पीओके हमारा हिस्सा है और हम लेके रहेंगे, इसलिए विधानसभा की सीट भी छोड़िए और पीओके हम लेके रहेंगे। आपके कहने से कि वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का नहीं हो जाता है। 1948 में ही ले लेते अगर नेहरू जी ने सेना को नहीं रोका होता तो, पहली बात। तो ये सब तमाम जो बातें भी आपके सामने आई, आपने खुद सुना। ये अलगाववादियों की भाषा एक है सॉफ्ट अलगाववादी जो कि कांग्रेस पार्टी है, और एक है खुल के अलगाववादी कि जिन्हें ऑटोनॉमी चाहिए जम्मू कश्मीर की, जिन्हें एलओसी पे ट्रेड चाहिए, जिनको पाकिस्तान के साथ मिलना जुलना है, जिनको पीओके पाकिस्तान का लगता है, ये है हार्डकोर उग्रवादी, जिनको बुरहान अमानी अपना हीरो लगता है। ये दोनों बैठे हुए हैं, जो एएनसी या पीडीपी, कांग्रेस पार्टी भी है। मैं शर्तिया बोलता हूं, अगर ये बोल दें कि बुरहान अमानी आतंकवादी था, नहीं बोल पाएंगे। ये नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनकी सिंपैथी है वहां पर। बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मरता है तो सोनिया गांधी झड़ झड़ रोती है। सिंपैथी है, सॉफ्ट टेररिज्म। तो कांग्रेस बिल्कुल सॉफ्ट टेररिज्म कर रही है, और आज की तारीख में पीडीपी हो चाहे एनसी हो, ये वैली के हार्ड टेररिज्म के चेहरा है, क्रूड चेहरा है। अब देखिए, आरजेडी कहती है हीलिंग टच देना चाहिए। हीलिंग टच क्या होता है भाई? हीलिंग टच कश्मीर में 370 और 35 से रेस्टोर करके हीलिंग टच होगा? दलितों के अधिकार हटा के, मुसलमानों के अधिकार हटा के उनको हीलिंग टच देंगे आप? महिलाओं को संपत्ति में नहीं अधिकार दिया था, उसको हीलिंग टच देंगे 370 हटा लगा के और 35 से लगा के? तो अजीब प्रश्न है भाई। डॉक्टर साहब समाप्त कीजिए, 2 मिनट हो गए। 60 साल देश में राज कर चुकी है और स्टेक होल्डर कहती है पाकिस्तान को। यूएन भी ले गए उठा के मामला। ऐसे ऐसे तो महान महान लोग बैठे हुए हैं। चलिए, अच्छा, आपके डिबेट के बहाने, इसी बहाने देश की जनता सुनेगी तो ठीक। जवाब दीजिए जरा, बुरहान वानी आतंकवादी है कि नहीं? बता दें, दोनों, तीनों बल्कि। ठीक है, आप सभी तीनों जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी, क्या अकेले आपको विश्वास नहीं था कि कश्मीर में, हालांकि वर्षों से आप वहां सत्ता से बाहर रहे, 2014 की बात तो वैसे भी वहां सब कुछ ठप पड़ा था। नहीं, पाकिस्तान को स्टेक होल्डर इन्होंने कहा। और क्या अखिलेश जी, आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना हम वहां चुनाव जीत पाएंगे, चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे? और क्या आपको लगता है ईमानदारी से कि अब ये जो 370 और अलग झंडा, इस पर कहीं आपको बैकफुट पे ना जाना पड़े? अखिलेश जी, सईद भाई, आतंकवाद का जिक्र करती है बीजेपी जी। आईएसआई चीफ को किसने हिंदुस्तान बुलाया था? हिंदुस्तान की सरजमी पे जांच करने के लिए कश्मीर में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एनिमी जो आतंकी वारदातें कराता है वो कौन है? किसे माना जाता है? उस चीफ को कौन बुलाया था? कौन? यही बीजेपी, ये जो आलोक बैठे हैं, इनकी पार्टी ने। अभी कंधार किसने पहुंचाया था? आलोक जी, जम्मू कश्मीर से आतंकियों को रिहा करा के। आलोक जी, बीच में नहीं मत बोलिए प्लीज। बीच में नहीं। कंधार कौन पहुंचाया था? राष्ट्र का दामाद के तरह से अपने हवाई जहाज में मंत्रियों के साथ एस्कॉर्ट करते हुए कौन पहुंचाया था? सीज फायर किसने कई बार दिए वहां पे? किसकी सरकारों ने दिए? 19 मोदी जी के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के बाद 19 आतंकी हमले हुए हैं। 19, मात्र 2 महीने से भी कम। 20 सैनिक शहीद हुए हैं, 26 घायल हुए हैं, 11 नागरिक मरे हैं, 50 लोग और घायल हुए हैं। आतंकवाद खत्म हुआ बताते थे। कितने कश्मीरी पंडितों को बसाए हो पिछले 5 साल में? एक प्रदेश को केंद्र शासित बनाते हो। केंद्र शासित प्रदेश बनता है, लेकिन प्रदेश को केंद्र शासित बना देंगे। कहेंगे कि कब पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हो? कहे थे हम दे देंगे। कब दे रहे हो? इन सब का जवाब नहीं है सईद भाई बीजेपी के पास कश्मीर में बोलने बताने के लिए। ठीक है सर। इसीलिए तो लोकसभा में इनको कैंडिडेट नहीं मिले। इनके अपने सांसदों ने लड़ने से मना कर दिया। समाप्त कीजिए अखिलेश जी। कैलाश रेंज से आर्मी किसने विड्रॉ की?
चेक पोस्ट हमारे किसने छोड़े, इनके बीजेपी के सांसद बताते हैं। ठीक है सर, दोबारा आता हूं, 2 मिनट। कैसे घुटने टेक रही है इनकी बीजेपी की सरकार। ठीक ठीक। और अपनी सरकार से नाराज होकर के बस, उन्होंने बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ना मना कर दिया। ठीक है सर। तौसीफ शाह जी, तौसीफ शाह जी, क्या कश्मीरी पंडितों के लिए आपके पास कोई प्लान है? क्या आपको नहीं लगता कि आपके उन भाइयों को जो कश्मीर छोड़ गए हैं, जिनका घर बार वहां पर है, उन्हें वापस लाया जाए? क्या इस बार के चुनाव में आपके लिए कोई प्लान, कोई आपके एजेंडे में वो हैं बेचारे या नहीं? नहीं, सबसे पहले बेचारे तो मत कहिए उनको, वो हमारे भाई हैं। नहीं, इसलिए कि बेचारे यहाँ दिल्ली में शरणार्थी कैंप्स में पड़े हुए हैं सर, अपना घर बार वहाँ सब अच्छा मैं मानता हूँ कि शरणार्थी हैं, बट स्टिल हमारा जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने जो आज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो उन्होंने बाहर निकाला है, उसमें 3rd या 4था या 5वां पॉइंट ये है कि हमने कश्मीरी पंडित के जैसे भी पॉसिबल हो, हर मुमकिन तरीके से घर वापसी करने की कोशिश करनी है, जैसे भी पॉसिबल हो। इसके साथ में मैं अपने बीजेपी के अजय आलोक जी से ये कहना चाहूँगा कि जो अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने 25 सीटें पीओके के लिए रखी हैं, वो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं रखी है। वो जब यहाँ पर 53 की जो यहाँ पर आपने 47 में जो आर्टिकल 370 दिया था, जो बेसिक स्टार्टिंग आर्टिकल 370 था, 75 वाला नहीं। 75 में तो चीफ मिनिस्टर आ गया ना। फिर जो स्टार्टिंग में आपने हमको आर्टिकल 370 दिया था, जिसमें हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, तो ये जो 25 सीटें हैं, ये हमारी JNK की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वहाँ के लिए रखी। हमने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके साथ साइन किया था, उसमें आपने ये वादा किया था कि हम आपकी पूरी टेरिटरी को गार्ड करेंगे, मगर आप गार्ड नहीं कर पाए। आप वहां भी फेल हो गए कि हमारी आधी टेरिटरी पाकिस्तान को चली गई। अब अगर आप ये दावा करते हैं कि हम ये वापस लेकर आएंगे, वो आपको अपनी गलती सुधारनी है। वो आप हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो आप उसे संभाल नहीं पाए, आप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। ये कहिए आप कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। ये वैसे आप शो कर रहे हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर आप कोई मेहरबानी कर रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जो आपने जस्ट गिव मी वन मोमेंट सर प्लीज। जैसे हमारे आलोक जी ने जब डिबेट स्टार्ट किया, तो इन्होंने डिबेट में पहले बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी PDP जो तंजीमें हैं, ये वहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही, ये ऐसे कर रही हैं। तो मैं इनको एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये आज अमित शाह जी ने जो 10 सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस, वैसे मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं ये जवाब इनको दे रहा हूं बाइसती की, जो इन्होंने बोला कि ये 2 तंजीमें यहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है। नंबर 6 पर जो इन्होंने, नंबर 7 पर जो मिस्टर अमित शाह जी ने हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो सवाल किया है इस अलायंस से, वो ये है कि रीनेमिंग शंकराचार्य हिल्स एंड हारी पर्वत हिल्स विद इस्लामिक नेम्स। What do you mean, sir, by this Islamic names? Is there any Islamic name or a Hindu name? What is in the name? If we are a J&K, if we are a Muslim majority state, so why do you have problem with the Muslim names? So ये एजेंडा जो आप रख रहे हैं अपने 7वें नंबर पर, ठीक है सर, हर अखबार में आया है, हर न्यूज़पेपर में आया है, this shows the communal शाह साहब। ठीक है सर। ज़ीशान जी, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों के बाद टेररिज्म पर लगाम लगाने के लिए आपके पास कोई प्लान है, और आपको लगता है कि ये सब कुछ सीमा के पार से टेररिज्म हो रहा है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आज कश्मीर में मौजूद हैं, और अगर हाँ तो उनके खात्मे के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले 10 साल के कार्यकाल में, और खासकर जब 5 अगस्त 2019 का जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का हुआ, और अमित शाह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही सेड कि 370 वाज द रूट कॉज ऑफ टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने और जिस तरीके से हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए, और पिछले 2 महीने से अगर आप देख रहे हैं
जम्मू प्रोविंस जो इलाका जात हमारी सरकारों की कोशिशों के बावजूद जो है हमने उन दिन इलाका जात को टेररिज्म फ्री किया था, उन इलाका जात के अंदर भी जो है आज आपको ये टेररिस्ट एक्टिविटीज दिखाई दे रही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्लान्स थे जम्मू कश्मीर के लिए और जिस तरीके से उन्होंने एक देश के सामने एक बात रखी और ये कहा कि 370 को हम इसलिए हटा रहे हैं कि हम टेररिज्म मुक्त जम्मू कश्मीर करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूं कि आज तक वो नहीं कर पाए। मेरा 370 और अमित शाह जी के बात करने का ये मकसद ये है कि 370 और टेररिज्म का आपस में कोई लेना देना नहीं था। तो ये बात देश को भी समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात देश के सामने रखी 5 अगस्त 2019 को, वो बात सरासर झूठ थी और अमित शाह जी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी कि 370 और आतंकवाद का आपस में कोई लेना देना नहीं है। 370 का जो फैसला इन्होंने किया वो जम्मू कश्मीर के अवाम को कुचल के किया, हमारे इमोशंस को कुचल के किया, हमसे पूछ के नहीं किया गया। और उसी का रेफरेंडम जो है वो आप देखेंगे आने वाले चुनाव के अंदर, और आने वाले चुनाव में जब भी यहाँ पे चुनाव जब 18 को या 25 को जब 4 को गिनती होगी, आप देखेंगे एक रेफरेंडम निकल के आएगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। ठीक है राणा साहब। प्रोफेसर रागी सर, आपको लगता है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदली हैं और इन चुनावों के बाद और ज्यादा स्थितियां सुधरेंगी, और वो फिर से कश्मीरी पंडितों की बात कोई नहीं करता है सर, उन्हें कब बसाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा और कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, 2-3 चीजें हमको समझ लेनी चाहिए। कश्मीर में जो हो रहा था वो 1979 में जो सोवियत संघ का अफगानिस्तान में जो हार हुई और जो वहाँ रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज जो वहाँ जिसको अमेरिका ने यूज किया, वो सारा का सारा जो ताकतें जो है उसके बाद कश्मीर की तरफ लगा दी गई। और आप देखेंगे कि उसके बाद ही जो है वो कश्मीर के अंदर अलगाववाद का सिलसिला शुरू हो गया और वो जिहाद के नाम पर था। तो कश्मीर में जो हो रहा था या हो रहा है वो एक इस्लामिक जिहाद है, इसको इस देश को पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, उस इस्लामिक जिहाद को 2 ताकतें सपोर्ट कर रही थी। एक सॉफ्ट टेररिज्म के तौर पे सॉफ्ट लैंग्वेज में फारूक अब्दुल्ला जो दिल्ली को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा महबूबा मुफ्ती सईद, उनकी पार्टी जिसे पीडीपी आप कहते हैं, ये एक प्रो सेपरेटिस्ट प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है। बात जिक्र होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ भी सत्ता बनाई, तो ये लगभग आप उसे इसी तरह देख सकते हैं कि जैसे नदी को क्रॉस करना हो तो कई बार आपको धारे में बहना पड़ता है, जहां जाना हो वहां 90 डिग्री पर आप नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सत्ता में आई, उनके पूरे चाल चरित्र को देखा, समझा, और उसके बाद जो है वो 5 अगस्त 2019 को उसका सीधा ऑपरेशन किया। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए। जो लोग ये कहते, ये जो दोनों ताकतें हैं, ये दोनों ताकतें कश्मीर के अंदर इस्लामिक जिहाद को पाल पोस करके बड़ा कर रही थी। इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान नारे लग रहे थे और कांग्रेस पार्टी की चू नहीं निकलती थी, जिसमें कहा जाता था कश्मीर के पंडितों, तुम अपनी बेटियों को अपनी बहनों को यहीं छोड़ करके यहां से चले जाओ। और 4.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से रातों रात भाग करके निकल करके वहां से छोड़ करके आए। मजेदार बात है कि उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। अभी कहते कि हम रिहैबिलिटेट करेंगे, वो हमारे सब भाई हैं। अरे भाई, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एक्स्ट्रा जमीन दे दी गई थी, तब तो सारे ये पीडीपी वाले सारे सड़क पर आकर के आंदोलन कर रहे थे। जम्मू के अंदर आईआईटी दे दिया जा रहा था, मेडिकल कॉलेजेस दे दिया जाता। आप मजेदार बात देखेंगे कि जो जम्मू का हिस्सा है वो पॉपुलेशन ज्यादा है, कश्मीर से ज्यादा है, लेकिन इन लोगों ने उतना खुराफात किया कि वहां पर सीटों की संख्या कश्मीर वैली के अंदर हमेशा ज्यादा रखा, ताकि जो इस्लामिक डोमिनेंस एरिया है उसकी कंस्टिट्यूएंसी हमेशा भारी रखे। इसीलिए इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन का विरोध किया, जो अभी जाकर के 2022 में कंक्लूड किया। तो इनके सातिर पाना को समझना हो तो बहुत गहराई से समझे। ये जितने भले मानस होकर के इतनी बात कर रहे हैं, एक बात कश्मीरी पंडितों आपको मैं एक ही बात, मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। कश्मीरी पंडितों के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए कहा गया कि उनके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग कॉलोनी बसाई जाएगी, एक टाउनशिप जैसा उनको, ताकि वो प्रोटेक्टेड एरिया में रहे। किसने विरोध किया? सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जाकर के पीडीपी से लेकर क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपसे इसलिए मैंने फिर कहा, ये इस प्रकार के जिहाद को आप एक लंबे दौर में आप हरा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर इनको पूरी तरह से सफाया कर दें तो ये संभव नहीं होता है। लेकिन यदि मेरे पास आंकड़े हैं
साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का आप आंकड़ा देख लीजिए। ये निश्चित तौर पर पिछले 2 महीनों के अंदर, खास करके चुनाव के बाद जो है, आप देखेंगे कि जम्मू सेक्टर पर ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, क्योंकि कश्मीर पर, वैली पर ज्यादा भारत सरकार का ध्यान था और कई ऐसी बटालियनें थी। कहा जाता है कि क्या टेररिज्म वहां पर इस प्रकार की नहीं थी, कम्युनलिज्म नहीं था। तो 4थी बटालियन के बारे में नारायण सिंह 4थी बटालियन को लीड कर रहे थे। सारे जो मुस्लिम कॉन्टिंजेंट थे, उन्होंने भारतीय आर्मी को, जो जम्मू कश्मीर की आर्मी थी, उसके कमांडर को मारा था और पाकिस्तानी रेडर्स के साथ मिलकर के मुजफ्फराबाद को कैप्चर करने में सहायता की थी। तो कश्मीर के चेहरा को पूरे इंटायरिटी में देखने की आवश्यकता है। सर रागी सर, यहां मुझे पर्सनली एक भारतवासी होने के नाते, मेरे कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, उनके नाते, एक परिवार बिल्कुल जहां मैं रहता हूं, हम साथ साथ रहते हैं, वो खुद वहाँ से आए हैं, कश्मीरी पंडित हैं, बुजुर्ग हैं दोनों, मेरे बहुत ही नज़दीकी हैं। तकलीफ इस बात की होती है कि ना आतंकवाद समाप्त हो रहा है, ना एक भी कश्मीरी पंडित वापस वहाँ जा पाया है, बस पाया है। और मुझे कम से कम अच्छा ये लगा, तौसीफ शाह साहब ने कहा कि आप उन्हें बेचारा मत कहिए। ये बहुत अच्छी बात है सर, मैं नहीं चाहता, लेकिन वाकई वो बेचारे आज हमारे ही देश में हमारे ही भाई हो गए हैं और हमें शर्म नहीं आती है किसी को भी कि एक भी कश्मीरी पंडित हमारा वापस वहां जाकर नहीं रह पाया है, हम सबके प्रयासों के बावजूद। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि, मैं आ रहा हूँ शाह साहब, नहीं शाह साहब, डॉक्टर नहीं रिबटल देना चाहूंगा, रागी जी का। मैं 1 मिनट, नहीं आपका जब टर्म आए तब कहिएगा, आपकी टर्न आए तब। डॉक्टर आलोक, क्या आपको लगता है कि इस बार परिस्थितियां या स्थितियां ऐसी हैं कि आप अपने दम पर सरकार बनाकर कश्मीर का कुछ भला कर पाएं? और अगर यदि ऐसा नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप पीडीपी के साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे? देखिए सेठ जी, आज की तारीख में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। कुछ लाइक माइंडेड छोटी पार्टियां वैलीज में हमारे साथ जरूर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो काम पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जनता ने जो महसूस किया है, हमें अपने दम पे बहुमत मिल जाएगा। मैं अभी अपने पीडीपी के भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नाम बदलने पे क्या आपत्ति है, इस्लामिक नाम क्यों? भाई साहब, ये कश्मीर के राजा थे हरि सिंह जी, उनके दादा परदादा भी राजा थे कश्मीर के, कोई मुसलमान राजा नहीं था। और शंकराचार्य पर्वत ही रहेगा, तख्ते सुलेमान नहीं हो जाएगा, और हरि पर्वत ही रहेगा, कोहे मरान नहीं होगा। और आप लोग जब बात करते हैं एनसीपी पीडीपी, जो भी, इन दोनों के बीच में तख्ते मरान और तख्ते सिकंद के बीच में हम गोंडोला चलाएंगे। अरे शंकराचार्य पर्वत है, उसके लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कोहे मराना बता देते हैं हरि पर्वत को, उसके बाद आप कहते हैं कि इस्लामिक एंगल क्यों ला रहे हो? इस्लामिक एंगल तो आप लेके आए। कश्मीर के राजा तो हिंदू थे, पूरा का पूरा वैली को आपने कम्युनलाइज कर दिया है। पाकिस्तान के नारे लगवा देते हैं, हिम्मत है तो नारे लगा के लगाइए ना। आप तो कहते थे कि जहां 370 हटेगी तो श्रीनगर में लाल चौक पे वैली में एक आदमी झंडा उठाने वाला नहीं दिखेगा। उठाएंगे भारतीय तिरंगा कि नहीं उठाएंगे? मैं पूछ रहा हूं पीडीपी से, पीडीपी भारतीय तिरंगा उठाएगी कि नहीं उठाएगी? कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है। जमीन पे करके दिखाया है। और दूसरी बात, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन राजा हरि सिंह से साइन हुआ था, किसी मुसलमान से साइन नहीं हुआ था। अब पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर को भारत देश में विलय के लिए साइन हुआ था। 370 का झुंझुना आपको तुष्टीकरण के लिए नेहरू जी ने थमा दिया था, जो देना ही नहीं चाहिए। उठा के जम्मू कश्मीर को मुद्दे को लेकर यूएन में, कैसा होना चाहिए था? आप ऐसा करते? किसी एक देश में 2 संविधान, 2 निशान चलेगा, 2 झंडा चलेगा? कांग्रेस पार्टी ने होने दिया। ये होने दिया तो ये गलती है, ऐतिहासिक गलती है, ब्लंडर है, जिसको हमने हटाया 2019 में। अब दोबारा कोई ये गलती करने की कोशिश करेगा, उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीरी पंडित और पीओके पाकिस्तान का नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। कश्मीरी पंडित को उनकी जगह बिल्कुल मिलेगी। सर, हालात जैसे अभी रागी जी ने बताया कि इस्लामिक जिहाद का जो वातावरण बना दिया है वो सुधर रहा है। जम्मू कश्मीर की आम आवाम इंतजार करेंगे, लेकिन 20% रेडिकल, 20% जवान हो गई है, बच्चे जवान हो गए, इलाज हो रहा है। कश्मीरी पंडित भी लौटेंगे। बच्चे दिल्ली में पैदा हुए, जवान हो गए। सर, कब कितना इंतजार करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीढ़ियां तबाह हो गई है। 89 से तो मैं ही देख रहा हूँ, अपने होश संभालते हुए। आप और मैं दोनों देख रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे सिर्फ दो कश्मीरी पंडितों और आतंकवाद के बारे में पूछना चाहूंगा। क्या आतंकवाद सदा के लिए समाप्त कर पाएगी कांग्रेस? और क्या कश्मीरी पंडित को बसाने का आपके पास, कश्मीरी पंडितों को बसाने का कोई प्लान है? बस
देखिए, यहां बैठे दो लोग जब देश आजाद हुआ उस समय के परिस्थितियों पे ज्ञान बघारते हैं, और इनकी भूमिका क्या थी, इनके पुरखों की भूमिका क्या थी? इस देश के साथ गद्दारी करते फिरते थे। अखिलेश जी सिर्फ 1 मिनट बचा, यारी करते फिरते थे। अखिलेश जी 1 मिनट बचा, बात पूरी नहीं हो पाएगी थे। और अंग्रेजों के साथ गलबैया डाले थे, जो शहीद हो रहे थे उनके खिलाफ गवाहियां देते थे। कितनी गद्दारियां हुई कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के समय चाइना को जमीन देने से लेके, बांग्लादेश को देने से लेके, श्रीलंका देने से लेके, पीओके देने से लेके, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर अजय आलोक, अखिलेश प्रताप सिंह जी, जीशान जावेद राणा जी, तौसीफ शाह जी, प्रोफेसर संगीत रागी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अफसोस, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कोई भी, किसी ने भी कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं कहा है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्यों आतंकवाद आज भी सर उठा रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में। वो कश्मीरी पंडित जिनकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी जवान हो गई दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में शरणार्थियों की तरह अपने ही देश में रहकर, उनके बारे में कोई कुछ नहीं करता। हम कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, एक को किसी ने नहीं बसाया। अफसोस। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।